सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार कैबिनेट की बैठक में हुई जातीय जनगणना पर मोहर की। सरकार की तरफ से प्रधान सचिव ने प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में लिखे शब्दों की भाषा पर जरा गौर कीजिए, जिसमें लिखा गया कि जातीय जनगणना से विभिन्न जातियों की तरक्की होगी। सवाल उठता है कि सरकार का काम हर कमजोर व्यक्ति की तरक्की सुनिश्चित करना है या फिर विभिन्न जातियों की तरक्की। दूसरी बात यह कि क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वो हर गरीब का ख्याल रखे, क्योंकि जब हर गरीब का ख्याल रखा जाएगा तो सभी जातियों के गरीब का ख्याल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि गरीब तो सभी जातियों में है। दरअसल जातीय जनगणना के पीछे जो मानसिकता इस वक्त काम कर रही है वो इस धारणा पर आधारित है कि बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों के लोग पिछड़े हुए हैं और समाज में कुछ ही जाति के लोग सारा लाभ इस वक्त उठा रहे हैं। लिहाजा जातीय जनगणना के बाद संख्या के आधार पर जातिगत आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में करीब 32 साल से पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें रही हैं। लालू प्रसाद की बात कर लीजिए तो लालू प्रसाद की अगुवाई में करीब 15 साल आरजेडी की सरकार रही, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में करीब 17 सालों से यह सरकार चल रही है। गरीबी दूर करने के लिए 32 साल का वक्त कम नहीं होता है। सवाल इसीलिए कि आमदनी के लिहाज से 1990 के दशक में बिहार जहां था, 32 साल बाद भी बिहार वही क्यों खड़ा है? फिर विकास के पीछे जातीय आधार की धारणा कहां सच साबित होती है? यह सबके जहन में इस वक्त सवाल के तौर पर जरूर दौड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि गरीबी सिर्फ एक या फिर दो जातियों तक सीमित है, बल्कि गरीबी सभी जातियों में आपको नजर आएगी। समृद्ध माने जाने वाले सवर्णों में भी गरीब लोग आपको मिल जाएंगे और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की। और ऐसे में सवाल उठता है कि सियासी दलों का जोर गरीबी दूर करने पर क्यों नहीं है? सभी का जोर जातियों की गरीबी दूर करने पर क्यों है? इसी पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों है? क्या सरकार गरीबी दूर करने में नाकाम हो गई है? क्या गरीबी दूर करना सरकार का एजेंडा नहीं रह गया है? जब गरीबी एजेंडा है तो जातियों की गरीबी क्यों ढूंढी जा रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और क्या जातीय जनगणना से यह गरीबी दूर हो जाएगी? क्या यह जातीय राजनीति का आधार तो नहीं बन जाएगी? पिछले 32 सालों में बिहार की गरीबी दूर क्यों नहीं हो पाई? यह खुद ब खुद गंभीर सवालों को साथ साथ लोगों के जहन में इस सोच को भी खड़ा कर रहा है कि क्या इस बार के इस जनगणना से हालात में तब्दीली होगी, गरीबी दूर होगी, गरीबों की संख्या कम होगी? सवाल और भी कई उठते हैं कि जातीय जनगणना पर विकास का असली मुद्दा कहीं गुम तो नहीं हो जाएगा? राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरणों तक सीमित तो नहीं रह जाएंगी? धार्मिक तुष्टीकरण की अगर बात कर लें तो धार्मिक तुष्टीकरण के बाद जातीय तुष्टीकरण को तो इस जनगणना से बढ़ावा नहीं मिल जाएगा कहीं। जातियों के बीच नए मतभेद और नई समस्याएं तो कहीं पैदा नहीं हो जाएंगी और जातीय जनगणना के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग तो नहीं उठने लगेगी। सवाल और भी कि क्या जातीय आरक्षण की मांग भारत की नई समस्या बनकर आने वाले वक्त में कहीं उभर तो नहीं जाएगी? इन सवालों का जवाब देने के लिए हालांकि राजनीतिक पार्टियां इस वक्त तैयार नहीं हैं। सिर्फ एक मकसद, एक फोकस कि जातीय जनगणना जरूरी है, संख्या बल का पता चलना जरूरी है और इस संख्या से सियासत को कैसे साधा जाएगा ये सब समझ रहे हैं। सरकार के फैसले के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर जातीय जनगणना से बिहार को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि बात तो बिहार के लोगों की हो रही है, तो फायदा बिहार को क्या होगा? सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग अपने अपने राय हैं। जेडीयू का कहना है कि इससे समाज के अलग अलग तबके के लोगों को विशेष अवसर हासिल होगा। वहीं आरजेडी ने जातीय जनगणना को इसलिए जरूरी बताया कि इससे समाज में आबादी के अनुसार उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी इसे बिहार के लिए जरूरी मानते हैं। क्या कहते हैं जरा सुनिए। जातीय गणना से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है और वैसे समाज के लोग
जिनकी अभी तक क्रमिक रूप से विकास नहीं हुआ है। सरकार वैसे समाज के लोगों के लिए अनूठा प्रोग्राम लाएगी, उनके समुचित विकास के लिए कार्यक्रम चलाएगी। जातीय जनगणना के कई फायदे हैं, जैसे किसी भी जो जात के लोग होंगे का आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का वास्तविकता पता चलेगा, किस हाल में है, आखिर वो कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के भी आंकड़े होंगे, इस जनगणना से सही तस्वीर बिहार में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन की उभर के सामने आ जाएगी। अगर सरकार की मंशा होगी तो इन सही आंकड़ों का इस्तेमाल बिहार के पिछड़ापन को खत्म करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जातीय गणना की बात बिहार में जो हो रही है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि इससे बहुत हमको फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में कई प्रकार की जातियां और उपजातियां रहती है। इनका ठीक मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी कठिन चुनौती है। तो जातीय जनगणना पर बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जातिगत गणना तो अब हो रही है, अब जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बिहार में लागू हो जाए, ताकि बिहार में जिस रफ्तार से एक धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उसकी जानकारी भी जनता के सामने सही और सटीक रूप में आनी चाहिए। उसे कह रहे हैं कि इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या विस्फोट के वजह से सबसे पहला काम होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इस राज्य और देश की यह आवश्यकता है, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ बढ़ रहा है, इतने लोग हैं कि धरती पर चलना मुश्किल है। हम विकास का काम करते हैं, विकास का काम हमारा कम पड़ रहा है, कहीं दिखता नहीं है। पहले सिंगल रोड था, डबल रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, लेकिन कोई भी रोड खाली नहीं है, चाहे 6 लेन बन जाए, 8 लेन बन जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो जनसंख्या इतना ज्यादा फैलते जा रहा है कि विकास का काम कम पड़ते जा रहा है। हम स्कूल बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, हर जगह भीड़ है। तो सबसे आवश्यक था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। अब तो यह स्पष्ट भी हो जाएगा कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और किसकी जनसंख्या कितने तेजी से बढ़ रही है, वो भी क्लियर हो जाए। हम तो ये भी डिमांड करेंगे कि हर 5 साल पर ये गिनती हो, ताकि पता चले कि 5 साल में कौन कौन समाज के, कौन कौन जाति के लोग कितने तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना को मंजूरी को जेटीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ऐतिहासिक बताया। वहीं बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। जी मैम, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाकर और जो कैबिनेट में आज उन्होंने जो जातिगत जनगणना का जो अपने संसाधन के माध्यम से कराने का जो फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। और जो ये जो है निश्चित रूप से जो हमारे लोहिया जी, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर जी के जो सपना है, जो उनका उस सपना को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साकार करने का ही काम किए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द से जल्द लागू हो बिहार में। देखिए, इस पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी बच्ची जो है शिक्षित होगी, और जब शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से अपने में जब शिक्षा का जब बढ़ावा होगा और तो निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल होता है। तो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ की सर्वे सामने आई, जिसमें कहा गया कि भारत में संतान उत्पत्ति दर में कमी आई है। संतान उत्पत्ति दर में कमी की बात एक तरफ कही गई, संतान उत्पत्ति दर क्या रही वो भी आपको बताते चले। संतान उत्पत्ति दर 2.2 से घटकर अब 2.0 रह गई है। बिहार में संतान उत्पत्ति दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, क्योंकि बिहार के संतान उत्पत्ति दर जो है वो 2.91% है और यही सवाल खड़े कर रहा है। और चलिए अब आपको जरा ये भी बताएं कि संतान उत्पत्ति दर में कौन कौन से राज्य इस वक्त अव्वल है, यानी कि आगे हैं, और उनकी आबादी किस दर से इस वक्त बढ़ रही है। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में संतान उत्पत्ति दर जो है वो 2.98% है, यानी कि सबसे शीर्ष स्थान पर, सबसे आगे। मेघालय उसके बाद 2.91%, उत्तर प्रदेश 2.35%, झारखंड में ये प्रतिशत जो है वो 2.26 है, मणिपुर में 2.17%। और ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार और झारखंड में संतान उत्पत्ति दर ज्यादा है और ये दोनों राज्य बिहार से 5 अव्वल राज्यों में शामिल हैं।
अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, जो ताजा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी जरा जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक सभी धर्म समूहों में बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। यहां तक कि उच्च प्रजनन दर की बात कर लें तो वैसे समूहों में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मुस्लिम प्रजनन दर की बात करें 2.62 से घटकर ये 2.36 रह गई है। मुस्लिम प्रजनन दर में 9.9% की कमी आई है। मुस्लिम प्रजनन दर में कमी अन्य धर्मों से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर 2.13 से घटकर 1.94 रह गई है। हिंदू प्रजनन दर में 8.9% की कमी आई है। ईसाई प्रजनन दर की बात कर लें तो यह संख्या 5.5% की कमी के तौर पर सामने नजर आती है। वहीं सिख संप्रदाय की बात कर लें तो यहां पर यह संख्या 1.9% की बढ़ोतरी के तौर पर देखी गई। वहीं पर बौद्ध प्रजनन दर में 20.01% की कमी आई है। यही सवाल खड़े करता है। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त राजनीतिक पार्टियां तैयार नजर नहीं आती हैं। चलिए, अब इन आंकड़ों को आपने देख लिया। इन आंकड़ों के साथ कई सवाल, कई जानकारियां भी जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि प्रजनन दर घटने के बावजूद मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर जो 1.94 है तो मुस्लिम प्रजनन दर 2.36% है। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी क्यों हो जाता है? जनसंख्या का सीधा संबंध खुशहाली और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। बहुत जरूरी है कि इस पर लगाम लगे, कंट्रोल रहे। भौतिक संसाधन सीमित हैं और इन्हीं भौतिक संसाधनों को जनसंख्या के बीच समान अनुपात में वितरित भी करना, इसीलिए उस पर कंट्रोल की जरूरत है। जैसे ही जनसंख्या सीमित होने लगती है, मुश्किलें ज्यादा खड़ी होती हैं। भौतिक संसाधनों पर जनसंख्या विस्फोट का सीधे तौर पर विपरीत असर होता है। जनसंख्या विस्फोट से विकास दर प्रभावित होती है। ज्यादा से ज्यादा संसाधन पर, ये संसाधन कितने भी ज्यादा हो जाएं, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है वो अपने आप कम होती चली जाती है। जहां जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास हुए, जनसंख्या तेजी से वहां बढ़ती चली गई। जनसंख्या नियंत्रण कर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण, खराब स्वास्थ्य, सीमित संसाधनों पर बढ़ते दबाव या जिसे हम बोझ कहते हैं, इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता। और इसीलिए जातिगत जनगणना अगर जरूरी है तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी इस वक्त इस जनसंख्या विस्फोट पर रोक की नजर आती है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं दिखती। और बड़ी खबर की बात करेंगे। खबर बक्सर से आ रही है, जहां पर हथियार तस्करी का खुलासा किया गया। हथियार के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 38 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 2 मैगजीन, 12 मोबाइल फोन की जब्ती की गई है। औद्योगिक थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्कर की गिरफ्तारी, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। हथियार तस्करी का खुलासा एक बड़ी कामयाबी बक्सर पुलिस के लिए किया गया। छापेमारी के क्रम में उनके 2 लड़का अजीत कुमार सिंह और रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके घर की जब तलाशी ली गई तो एक देसी पिस्टल, एक देसी काठा, 7.65 का 24 जिंदा कारतूस, 8 MF का 13 जिंदा कारतूस, 12 बोर का 1 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 12 मोबाइल के साथ पकड़ा गया है। नवादा के कादिरगंज में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस वजह से 4 महिलाएं जख्मी हो गई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में घायल महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जख्मी महिलाओं की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में घटना के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है और पुलिस से जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, क्या हालात उस दौरान। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी जरूर कर रही है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें कादिरगंज इलाके की तेजी से वायरल होती हैं। चाचा लोग है, गोतिया सभी है, समार बटनिया में रख दिया है और कपड़ा लता पूरा गलत काम करना चाहता था मेरे साथ, इसीलिए हम पूरा कपड़ा लता फाड़ दिया है और पूरा मारपीट किया है। चैन था, कान वाला बाली था, पूरा छीन लिया, पूरा देह में
विवाद क्या है, काहे के लिए विवाद हो रहा है? क्या पुराना जमीन का मामला है? पुराना खेत का तो रहा है सब। औरंगाबाद के रफीगंज में बेहोशी की हालत में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती की हालत स्थिर इस वक्त बताई जा रही है। खबर के मुताबिक लोगों ने युवती को बेहोशी की हालत में देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस लड़की के परिवार के विषय में जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी है। बेहोशी हालत में आई, हमने उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया, सलाइन दिया, तो फिर होश में आ गई। होश में आने के बाद बोलते ऐसे मुंह से गंध नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रोथिंग था, फैन था, तो हम लोग समझे कि ये कुछ न कुछ खिलाया गया है। शेखपुरा में शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से सामानों की खरीद का मामला सामने आया है। डीएम की तरफ से कराई गई जांच में इस मामले का खुलासा किया गया और अब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीपीओ, लिपिक और चयनित एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से डीपीओ और लिपिक फरार बताए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है और डीपीओ ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये डीपीओ ऑफिस जिसे सील किया गया है। शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला और इस घोटाले के मामले के उजागर होने के बाद इसमें शामिल लोग फरार बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बड़गाम में आतंकी हमला किया गया। गैर स्थानीय लोगों पर आतंकियों की तरफ से यह हमला किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। ईंट भट्टे के मजदूरों पर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें बिहार के दिलखुश की मौत हो गई है। दिलखुश कुमार बिहार के वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला था। तो आतंकियों का यह टारगेट किलिंग, जिसमें गैर स्थानीय लोगों को टारगेट करके एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। हताशा और निराशा का परिचय इस वक्त आतंकियों की तरफ से, जिसमें ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के ऊपर फायरिंग की जाती है। इससे पहले आपको याद होगा बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई, टीवी कलाकार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इस विषय को अब गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसे कायराना हरकत करने वाले आतंकियों को भी मुंहतोड़ जवाब एक के बाद एक दिए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले 22 दिनों में 8 टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय लोगों पर कश्मीर में हो रहे हमले को लेकर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है, जिसमें टारगेट किलिंग से बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। आतंकी हमलों और घाटी की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई। दिल्ली में आज होने वाली ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और खास है, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी होगी, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों की मौजूदगी रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पिछले 15 दिनों के अंदर ये दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में घाटी में हो रही आम लोगों की हत्या को लेकर जून के आखिरी महीने में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछली बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद रोधी अभियानों पर विशेष तौर पर जोर दिया था। तो घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। 22 दिनों के भीतर 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है। जम्मू कश्मीर में एक महीने में 6 टारगेट किलिंग का मामला अब तक सामने आ गया है। आम लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। एक महीने की बात कर लें, टारगेट किलिंग के 6 मामले सामने आ चुके हैं। ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी जो है वो बौखलाए हुए हैं। आतंकी हिंदुओं में खौफ कायम करना चाहते हैं। आतंकियों ने नए तरह का अब हथकंडा अपना लिया है। आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम है टारगेट किलिंग। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।
अस्थायी रूप